हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। एक अपडेट निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर और देखा जाए तो भैया इसकी रीसेंट लिस्टिंग है, काफ़ी बड़ी लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिला है। 3 गुना पैसा इसके लिस्टिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से इसने बना कर दिया भी है। और अभी अगर आप देखोगे तो आज भी 2% की रफ्तार है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 103 रुपये का ये शेयर है, 2% की तेज़ी, हालांकि ज़्यादा थी मॉर्निंग में, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन बना ज़रूर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 61% का ग्रोथ है, लेकिन हायर लेवल जो कि 120 रुपये का था वहां से अगर आप देखो तो लगातार ये अभी करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन यहां पर बनना चाहिए, क्योंकि 32 रुपये के लेवल से ये 20 दिन के अंदर भाई साहब 120 पे चला गया था। इसका जो आईपीओ प्राइस है वो 32 रुपये का था। जब ओपन हुआ ये तो 50 रुपये पर ओपन हुआ और उसी दिन 60 रुपये पर ये क्लोज हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये भागता हुआ नजर आया और अभी अगर हम देखें तो ये गिर रहा है। पिछले 20 दिनों से यहाँ पर लगातार कह सकते हैं कि गिरावट या कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। 14 दिसंबर को ये ट्रेड कर रहा था 120 पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन वाला फेज अभी यहाँ पर चल रहा है। कंपनी को लेकर आज जो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो है AMFI की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने। और जहां पर जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की जो बात होती है उसको लेकर है, तो यहां पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 4 अनाउंस द न्यू मार्केट कैटेगराइजेशन लिस्ट फॉर जो फाइनेंशियल 2024 का है उसको लेकर। तो लार्ज कैप जो थ्रेशोल्ड्स है, मतलब अगर कोई कंपनी लार्ज कैप है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड्स है वो 67,000 करोड़ के आसपास का रखा गया है, जो कि पहले 49,700 करोड़ के आसपास का था। मिड कैप का भी बढ़ा दिया गया है, जो कि 22,000 करोड़ कर दिया है, जो पहले 17,400 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। और इसके अकॉर्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर आप देखोगे तो वो ऑफिशियली लार्ज कैप स्टॉक है ये। जबकि जो रिसेंटली लिस्टेड हुई टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, इरडा की बात करें, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो अभी मिड कैप में कंसिडर हो रहे हैं कि भाई लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा हुआ है। लिस्टिंग गेन के बाद डेफिनेटली ये मिड कैप में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए ज़रूर है। देखा जाए तो अच्छी बात है इनके लिए। और हालांकि द लिस्ट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी टू जुलाई 2024। तो फरवरी से जुलाई 2024 के टाइम तक ये लिस्ट जो है वो इफेक्टिव रहेगी यहाँ पर। उसके बाद चेंजेस होंगे, किस तरीके से होता है वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। और जहाँ तक बात करें आज वॉल्यूम्स की, तो देखो यार यहाँ वॉल्यूम की कमी नहीं है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड लगातार हो ही रहे हैं। 1,70,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में अभी तक शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी भी यहाँ पर चल रही है। और मार्केट कैप जो कि 22,000 का होना चाहिए, यहाँ पर तकरीबन 28,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी देखें तो भाई साहब बहुत बड़ा मार्केट कैप है इनका, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। 52 वीक का जो लो है वो 32 रुपये का है, जो इसका IPO प्राइस था, और 123 रुपये का हाई है। इंट्राडे में इसने बनाया 123 रुपये का हाई। वहाँ से देखा जाए तो डेफिनेटली करेक्शन तकरीबन कह सकते हैं कि 15 से 16% के आसपास की गिरावट अभी तक ये दिखा चुका है। आगे शायद और फर्दर डिक्लाइन देखो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ तक अगर हम बात करें, देखो 32 रुपये का शेयर था, ठीक है, इसका जो IPO प्राइस था वो 32 रुपये का था। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी IPO इतने कम वैल्यूएशन के ऊपर लेकर नहीं आते हैं कि 120 पे चला जाए ये लिस्टिंग के, वो भी 2 हफ्तों के अंदर। इतने कम वैल्यूएशन के ऊपर कोई IPO लेकर नहीं आता। तो यहाँ पर जो इसका रियल वैल्यू है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत और डिस्काउंट प्राइस पे ये मिलना चाहिए आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, ये 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करो, तब बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ फ्रेश एंट्री को लेकर। अगर ऑलरेडी आपके पास बाइंग किया हुआ शेयर है तब डरने वाली बात नहीं। कोई लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 150 रुपये तक भी जाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं तो भाई साहब थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इतना जल्दी नहीं जा सकता ये। लेकिन जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू वगैरह की, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तेज़ी मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिली ज़रूर है रेवेन्यू वाइज। और प्रॉफिट वाइज से देखें तो अच्छे प्रॉफिट है, मतलब मार्जिन भी इनके अच्छे हो रहे हैं। 865 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था। अभी रीसेंट लिस्टिंग है और डेफिनेटली जो कंपनी सरकारी कंपनी खा सके, अगर अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाती है तो वो डिविडेंड भी भर भर कर देती है। IRFC, RVNL ये इनके परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ऑयल कंपनियां तो भैया वो तो भाई साहब लीडर है, ठीक है, डिविडेंड पे करने में। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से IRFC की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी
साल में 2 बार डिविडेंड पे आउट होते हैं, तो यहाँ पर ही मैं सेम चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि ये भी आपको डिविडेंड पे करता नज़र आ सकता है। अभी इनकी रिसेंट लिस्टिंग है और मुझे लगता है कि जब इनके दिसंबर क्वार्टर के जब नंबर्स प्रेजेंट होंगे तो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कुछ दिनों बाद, जब कुछ हफ्तों बाद जब इनके नंबर्स आएंगे तो देखते हैं कि डिविडेंड पे आउट अभी करेंगे या फिर मार्च क्वार्टर के नंबर जब आएंगे तब पे करेंगे, लेकिन पे जरूर करेंगे डिविडेंड, ये मुझे लगता है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है इनका, लोन देने का काम कंपनी ये करती है। और जहां तक बात करें तो देखो अनसिक्योर्ड लोन यहां पर रहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो जहां पर IRFC जो कि रेलवे को फाइनेंस करती है, और रेलवे के प्रोजेक्ट भाई साहब किसके पास होते हैं? सरकार के पास होते हैं। पैसा इनको किससे आता है? सरकार से आता है। तो वहां पर ये चीज़ आप समझो कि जब सरकार से पैसा आता है तो डिफॉल्ट नहीं होता है, जबकि यहां पर चीज़ें उलट हो जाएगी। यहां पर कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होंगे, कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी होंगे, और उसको ये फाइनेंस करने का काम करेंगे। तो डिफॉल्ट होने के NPA के चांसेस डेफिनेटली फ्यूचर में भी रहेंगे, पास्ट में भी रह चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े NPA देखने को मिले हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल लोन पोर्टफोलियो का विंड एनर्जी में देखेंगे तो 23% का है, सोलर में तकरीबन 30% का है, स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12% के आसपास का है। लेकिन आगे भी कहीं ना कहीं और प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे, खास करके प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे एंट्री करेंगे, और उसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए डेफिनेटली ये कंपनी है उनके लिए। और जहाँ तक बात करी जाए तो अभी छोटे पैमाने पर है ये कंपनी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस सेक्टर में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनका भी जो दायरा है वो बढ़ता नज़र आ जाएगा। जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करने जाए तो यार देखो सस्ता तो नहीं है, 26-27 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 19 का है, जो कि इनके कंपिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा ज़रूर मैं कहूँगा। अगर आप इनका IRFC का पी देखो तो वो 20 का है, PFC का देखो तो वो 8 का है, REC जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, उसका 10 का पी रेशियो है, जो सस्ते वैल्यू, और एक साल में मतलब 245% का ऑलरेडी ग्रोथ दिखा चुका है REC, और PFC भी तकरीबन 215% का ग्रोथ दिखा चुका है। REC भी देखा जाए तो ये भी इनके साथ ही compete करेगा, IRDA के साथ ही compete करेगा REC भी, याद रखिएगा ये दोनों compete करेंगे एक दूसरे के साथ लोन को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी में। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से जो REC को लेकर, सुजलॉन को लेकर अगर आप बात करो तो सिक्योर्ड उन्होंने REC से करी हुई अपनी फंडिंग, अपनी फाइनेंशियल वगैरह। तो देखा जाए तो ये चीज़ें होगी, लोन वगैरह जो है वो ये भी प्रोवाइड करवाएंगे, REC भी करेगा, PFC भी करेगा। ठीक है, एक दूसरे के बिजनेसेस में डेफिनेटली कंपटीशन रहेगी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इनके फाइनेंशियल्स की तो देखो नंबर्स में डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ है, यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है, नंबर्स में ग्रोथ आया जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट में और बड़ा ग्रोथ आया है, ये अच्छी बात है। क्वार्टरली इनका प्रॉफिट तकरीबन 250 से 300 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि बेहतर प्रॉफिट मेरे हिसाब से है, कोई ख़राब नहीं है। और डिविडेंड डेफिनेटली पे करेगा ये इस साल, क्योंकि जो सरकारी कंपनी पैसा कमाती है वो डिविडेंड पे करती है, चाहे वो PFC हो, REC हो, IRFC हो, तो पे करेगा डिविडेंड। ये शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो देखो यहाँ पर चीज़ें अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा बड़ा मिल चुका है। ठीक है, 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, म्यूचुअल फंड के पास 3.94%। ये नवंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। 4.59% डोमेस्टिक के पास है, 3.95% है FIs के पास। और देखा जाए तो रिटेल और अदर की मिलाकर 12.52% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा क्वांटिटी में है 12.41, अदर पार्टीज अभी उतने ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जब 32 रुपये से 123 रुपये का लेवल इसने दिखा दिया था, तब कौन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली ये अगर मान लीजिए कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अगर बिकवाली करी होगी 120 पे जाने के बाद, जो कि करेक्शन अभी हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। और रिटेल अगर ज़्यादा खरीदारी करते रहेंगे तो समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। और जहाँ तक बात करी जाए IRDA को लेकर, देखो कंपनी खराब तो नहीं है, पहली चीज़ अच्छी कंपनी है। इवन जब इसका IPO आ रहा था, इवन जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 50 रुपये पर, तो उसी दिन मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाकर कहा भी था कि अभी भी बाय करने के मौके हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 100 रुपये 110 रुपये के ऊपर निकला था, तब मैंने कहा था कि यार यहाँ पर अब मौके लगते नहीं हैं, क्योंकि जो प्रमोटर है वो बेवकूफ़ नहीं है कि 32 रुपये पर लिस्टिंग करवाए। और इतना ज़्यादा देखो डेफिनेटली उन्होंने
छोड़ा था, ठीक है, रिटेल वालों के लिए कि वो कुछ लिस्टिंग गेन कमा पाए, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ते भाई साहब कि 32 रुपये का 120 पे चला जाता है, फिर भी ये अज्यूम कर लेना कि यार अभी तो और भागेगा। ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी यहाँ पर, और यही वजह है कि अभी के लिए जिस लेवल पर है मुझे फ्रेश बाइंग के लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपने खरीद के रखा हुआ हो तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, डरने वाली बात भी नहीं है। डेफिनेटली ये और ऊपर जाएगा, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर करेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत बनने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर, और एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि डबल डिजिट में ये जा सकता है दोबारा। हालांकि इससे पहले भी गया था, दोबारा भी जा सकता है। जहाँ तक का लेवल मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है बाइंग के लिए, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि वहाँ पर कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70-75 का लेवल एक डिसेंट लेवल है यहाँ पर, वहाँ पर बाय करा जा सकता है अगर आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मार्केट में और भी कई सारे अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन फियर ऑफ मिसिंग, मतलब ऐसा फोमो क्रिएट ना कर लो कि भाई साहब आप महंगे शेयर्स पे लेवल खरीद, मतलब अच्छे शेयर्स को आप एक महंगे लेवल पे खरीदारी करने लग जाओ। और जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनपीए का खतरा डेफिनेटली रहेगा ऐसी इस कंपनी में, यहाँ पर एनपीए का खतरा रहने वाला है फ्यूचर में भी, तो उसके बारे में भी सोचिएगा। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, ये सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा खासा काम करेगा फ्यूचर में, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है। लेकिन अगेन ये इस कंपनी की ऐसी कोई मोनोपोली भी नहीं है कि भैया इसी को फ़ायदा होगा, याद रखिए। पीएफसी और आरईसी भी इसमें घुस ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बस यही है, ऐसा नहीं है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा संभल के कहाँ पर आपको एंट्री करनी है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, हाई लेवल पे नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।